नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी चुनावों को लेकर अयोध्या में रोड शो किया है। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान योगी के स्वागत के लिए जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। तो वहीं भारी संख्या में लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए सीएम योगी का अभिनंदन करते रहे। आएंगे फिर योगी ही, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे गानों के बीच कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में 5वें चरण में मतदान होगा, जिसके लिए बीजेपी की ओर से तेजी के साथ प्रचार किया जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में रोड शो के दौरान सेवा समिति विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में कहा कि पहले और दूसरे चरण में ही सपा ने शतक लगा दिया है, तीसरे और चौथे चरण में दोहरा शतक लग गया है। तो वहीं उनका कहना है कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये डबल इंजन की सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं। बताओ नौजवानों, क्या आपको नौकरी और रोजगार मिल गए? इन्होंने कहा था कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? जब से वोट पड़ा है 1, 2, 3, 4 चरणों का, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए हैं। और रहे बचे प्रयागराज के लोग। इस बार प्रयागराज के नौजवान जिनने 5 साल इंतजार किया नौकरी और रोजगार का, वो इस बार गर्मी निकालने वालों की भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकालोगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने को लगातार प्रयासरत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानेश शुक्ला के समर्थन में एक रोड शो में भाग लिया। इस दौरान प्रियंका के स्वागत के लिए लोग आतुर नजर आए। पूरे टाउन में जाम जैसा माहौल देखने को मिला। उन्होंने खुले दिल से ज्ञानेश के साथ गाड़ी पर सवार होकर घंटों लोगों के बीच वो मौजूद रहे। यहाँ पर प्रियंका ने कहीं हाथ जोड़कर तो कहीं हाथ मिलाकर तो कहीं बातचीत करके लोगों से जुड़ने की कोशिश करी। इस बीच रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों को प्रणाम भी करती रहीं। पूरे समय महिलाएं, व्यापारी और युवा उनके फोकस पर रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश ने कहा, सपा गठबंधन सरकार को और भी सशक्त बनाने के लिए जनता वोट डालने के लिए उत्साहित है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि चौथे चरण में ही सपा गठबंधन की सरकार को साकार करने वाली उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 3 चरणों में सपा गठबंधन सरकार को और भी शक्ति बनाने के लिए जनता वोट डालने के लिए जिस तरीके से उत्साहित है, वैसा उत्साह अब से पहले कभी नहीं देखा गया। सबको शुक्रिया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पर विवादित बयान देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। उन पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर की गई है। इस वीडियो में उन्हें वोट के लिए एक समुदाय को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। राघवेंद्र प्रताप सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी हैं। ये पिछले 10 दिनों में राघवेंद्र प्रताप सिंह पर दर्ज दूसरा मामला है। डुमरियागंज के थाना प्रभारी वकील पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी विधायक पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। राघवेंद्र सिंह हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी भी हैं। उनके खिलाफ कई समुदायों के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने के आरोप में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। कि जान ले यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। वो गद्दार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर सरकार को घेरा और कहा कि 3 चरण के चुनाव तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति धर्म पर ही बात की। अब छुट्टा पशुओं का मुद्दा उठा तो इस समस्या पर बोलने लगे। ग्रामीण विधानसभाओं के सेंदुली बेंदुली में
कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र निषाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा, छुट्टा पशुओं के कारण किसान त्रस्त है। ये समस्या 5 साल में आई है। किसानों की उपज बर्बाद हो रही है। ठंड, गर्मी और बारिश में किसान खुद की जान जोखिम में डालकर छुट्टा पशुओं से उपज बचाने के लिए खेत में रात रात भर जागता रहता है। उन्होंने कहा कि किसान छुट्टा पशुओं को पकड़कर मुख्यमंत्री के निवास स्थल पर छोड़ दें। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिहाज से देश में कभी आतंकवाद के नाम पर तो कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को लेकर के भी जो कुछ हो रहा है यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जरूर सतर्क रहे। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी नदीम को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान नदीम के पैर में गोली लग गई। इलाज के लिए उसे मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आपको ये बता दें कि जहरीली शराब की वजह से आजमगढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल एक घर से बड़ी मात्रा में केमिकल शराब की बोतलें और नकली सिरप बरामद होने के बाद पुलिस ने नदीम को इस कांड का मुख्य आरोपी बताया था। कल ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मिली जानकारी के हिसाब से अहरौला थाना प्रभारी संजय कुमार कुछ सिपाहियों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी नदीम कहीं भागने की फिराक में पैदल ही जा रहा है। पुलिस ने सूखीपुर के पास उसकी घेराबंदी कर दी। पुलिस को देखते ही उसने फायर कर दिया। थाना अहरौला अंतर्गत सरकारी शराब के ठेके से शराब के सेवन से हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस द्वारा कल रात्रि में एक अवैध शराब फैक्ट्री संचालित होते हुए पकड़ी गई थी। ये फैक्ट्री मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति के घर से संचालित हो रही थी। यह रुपईपुर गांव का रहने वाला है। ये व्यक्ति फरार चल रहा था। इसके ऊपर डीआईजी आजमगढ़ महोदय द्वारा 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज सुबह लगभग 4:45 बजे सूखीपुर के पास पुलिस के द्वारा इसको घेर कर रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर अवैध असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया, जहां वर्तमान में इसका उपचार चल रहा है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद हुई है, लाइव राउंड और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल भी खास अंदाज में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बीजेपी के पक्ष में माहौल जुटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जिनका नाम दयाशंकर है, जो 7 समंदर पार यानी कि अमेरिका से प्रयागराज पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ की ही तरह वेशभूषा पहनकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो दयाशंकर उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं, लेकिन धर्म के प्रचार के सिलसिले में पिछले काफी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। यूक्रेन के खार्किवी शहर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहे उत्कर्ष नाम का एक छात्र घर वापस लौटा है। छात्र के लौटने पर घर में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 सालों से यूक्रेन में रह रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन से वापस लौटने के बाद छात्र ने आपबीती भी सुनाई है। छात्र का कहना है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद हालत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। छात्र भारत लौट आया है। उत्कर्ष का कहना है कि वो तो सकुशल वापस आ गया, लेकिन अभी भी यूक्रेन में करीबन 17,000 भारतीय फंसे हुए हैं। छात्रा शाहजहांपुर के सराय काइया मोहल्ले का रहने वाला है। हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं और मेरे कई दोस्त वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, जिनके अब कल जैसे सुबह अटैक हो गया, उससे पहले उनकी ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे चल रही थी। कल वो लोग गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड करके वापस आए हैं, रात में सोए और सुबह बता रहे हैं कि 5 बजे के करीब उनको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे अटैक हो चुका है। तो अभी मेरी वहाँ पे जितने बच्चे हैं मेरे साथी, उनसे संपर्क में हूँ मैं, फ़ोन पे लगातार उनसे बात हो रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि इस समय यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अब वहाँ पे राशन पानी इस सब चीज़ की भी दिक्कत है। वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। रोड पे मिलिट्री वगैरह सब है वहाँ पे, और वो लोग जैसे तैसे अपने कोई घरों में है, कोई अपने हॉस्टल में है, कोई लोग अपना सामान वामान लेके बंकर जा चुके हैं। तो वही पैनिक वहाँ पे इस समय चल रहा है। कई लोग ऐसे थे जिनकी कल आज की फ्लाइट थी
वहां से वो आज रात में जहाँ से हम लोग रहते हैं खार्किव से कीव 500 किलोमीटर की दूरी पे है लमसम। तो वहां से वहां जाने के लिए बस लेनी पड़ती है। रात में बस से बैठे वहां पहुंचे और पता चला कि फ्लाइट जो आ रही थी वो अब कैंसिल हो गई है। तो वो वापस पहुंचने में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि खार्किव में अटैक हो चुका है और बसें से वहां पे उधर तरफ जा नहीं रही है। पिछले 3 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा रुड़की का छात्र यूक्रेन में बिगड़े हालातों के चलते भारत वापस नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर अब परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। छात्र के परिजनों ने भारत सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि यूक्रेन में हालात ठीक नहीं है, हवाई यात्रा भी बंद कर दी गई है। भारत सरकार वहां फंसे छात्रों को भारत लाने का काम करे। तो वहीं यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी इस गतिरोध को लेकर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी, सरकार चिंतित है, प्रयास जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो भी बच्चे वहां पर हैं उनको निकाला जाए। वहां स्थिति विषम है, प्लेन भेजा गया था लेकिन प्लेन वहां उतारा नहीं जा सका। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। यही भारत की सोच है। वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी कुछ की है। प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है। और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनके बनने से राज्य में मेडिकल की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा, काफी मदद मिलने वाली है। साथ ही शिक्षण के लिए भी मेडिकल के छात्रों को अन्य राज्यों के चक्कर नहीं काटने होंगे और राज्य में ही मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई हो सकेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इस समय 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से हमारा हरिद्वार का और उधम सिंह नगर का जो रुद्रपुर में है, इन दोनों में कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है। और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो अभी इस समय टेंडर के अंदर है, क्योंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है विधानसभा चुनाव की। तो उसके अनुसार जब जैसे ही ये समाप्त होती है उसके बाद उसकी फर्दर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस में सियासत गरमा रही है। इस बार मामला सियासी बयानबाजी का ना होकर ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर के है, जहां कांग्रेस भाजपा पर छल बल का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। राज्य में 65% मतदान होने के बाद कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईवीएम से छेड़छाड़ और पोस्टल बैलेट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि हार की हताशा के चलते भाजपा सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ का वीडियो आने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा की मंशा पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव की हताशा में अपने वोटों को बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेल सकती है, और ये पहले भी होता रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की के लिए कह रहा है व्यक्ति, भाजपा को लाभ देने की और सरकार में को बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने इसका स्पष्ट रूप से संज्ञान भी लिया है और चुनाव आयोग को भी इस संदर्भ में लिखित रूप में कहा भी गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर लगे इन आरोपों का पलटवार करते हुए प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को फोबिया हो गया है। पहले वो सत्ता में बहुमत के साथ आने की बात कर रही थी, लेकिन अब उन्हें ईवीएम का डर भी सता रहा है। उन्होंने अपने लोगों को ईवीएम कक्ष के बाहर बैठाया है और अब पोस्टल बैलेट का मामला उठाकर हार की हताशा जाहिर करने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो कि पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस को
कुछ मामले में फोबिया हो गया है। कई बार शुरू में उत्साहित होकर के कांग्रेस कहती थी कि भाई हम सरकार बना रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, अपने लोगों को ईवीएम के बाहर तैनात करने का उन्होंने आदेश दिया। अब पोस्टल बैलेट को लेकर के वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मतदान से मतगणना के बीच का समय राजनीतिक दलों का इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में गुजर रहा है। अगर मतगणना के नतीजे राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं आए तो जाहिर सी बात है इन दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप लंबे समय तक राजनीति में सियासी मुद्दा बने रहेंगे। फिलहाल इन राजनीतिक बयानबाजी के लिए सभी को 10 मार्च का इंतजार है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया है। पीएम मोदी 19 विधानसभा सीटों को साधने के लिहाज से यहां गंगा पार में फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के बेला कछार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। प्रधानमंत्री यहीं से जिले के सुराव, प्रतापपुर, फूलपुर, हंडिया, बारा, मेजा, करछना, फाफामऊ, शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, शहर पश्चिमी समेत प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कहा कि गंगा की सफाई का काम सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं हुआ बल्कि पर्यावरण संरक्षण था। चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं। यूपी के लोग भाजपा को और भाजपा के सहयोगी हमारे इन दोनों साथियों की पार्टी को भी भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का यूपी आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार यूपी को विकसित बनाने में दिन रात जुटी हुई है और साथियों 21वीं सदी के यूपी की आकांक्षाएं पूरी हो, इसमें नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सवाल ये भी है कि यूपी में नेतृत्व कैसा होना चाहिए। एक तरफ तो योगी जी है, केशव प्रसाद है, संजय जी है, अनुप्रिया जी है और दूसरी तरफ कैसा नेतृत्व है? दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्दोष नागरिकों को गुमराह करे। गंगा जी की सफाई का अभियान सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखा गया। इसमें एक दृष्टि पर्यावरण की भी रही। माना गया कि चलिए पर्यावरण से जुड़ा कोई अच्छा काम हो रहा है, सांप्रदायिकता का रंग नहीं रंगा उसे। वैसे ही अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर, काशी में हो रहे कार्यों को लेकर, प्रयागराज में हो रहे कामों को लेकर एक दूसरा पक्ष भी मैं आज देश के सामने रखना चाहता हूं और ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, केदारनाथ, बद्रीनाथ यहां हो रहे सब कामों को सांप्रदायिक नजर से देखते हैं।